हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद खुशी गोयल। आज हम आरबीएससी की बुकों को उनको कंप्लीट कर रहे हैं। जो नई बुक आई हैं ना उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मतलब कि फर्स्ट ग्रेड में है ना जो सिलेबस दे रखा है इससे मिलता जुलता ही है पूरा। तो अपन आरबीएससी की नई बुक को लेके चल रहे हैं। तो आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी की आर्थिक संरचना। हम इन चैप्टरों में उन चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं जो मतलब क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। उसके बाद इसमें भूकंप, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये अपन को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना में 3 होती है, भूपटली, मेंटल और कोर। जो ऊपर ही ऊपर होती है, सबसे ऊपर वो भूपटली होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है, यह बहुत भंगुर भाग है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि यहाँ से नहीं पूछेगा, इसलिए अपन पूरा पढ़ेंगे। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर है। तो अपन से ये पूछ सकता है महासागर और महाद्वीपों के बीच में क्या मोटाई है, क्या है। इस तरह पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। ये इसमें दिखा भी रखा है कि मेंटल कोड सबसे ऊपर भूपट्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड है मेंटल। भूगर्भ के पट्टी के नीचे भाग मेंटल कहलाता है। मोहो अशांति से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग ध्रुवलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ ध्रुवलता से है। तो एस्थेनो शब्द का अर्थ पूछ सकता है कि एस्थेनो शब्द का अर्थ किससे है, तो दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। यह मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार ध्रुवलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद यह ठोस अवस्था में है। अभी तो अपन को है ना ये पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आरबीएससी की बुक से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी प्लीज़ वीडियो को देखता है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है ये वीडियो बनाने में। अगर आप लोग लाइक करोगे तो वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। तो क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः निकेल एवं लोहे का बना होता है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकता है कि क्रोड किस किस का बना होता है। उसके बाद अपन अब यहाँ से वो हो गया था, इस वजह से यहाँ से पढ़ेंगे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे अब भूकंप में ये अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिक, भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों में अधिक और भूकंपों पर कम होता है। ये पूछ सकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ पर बल अधिक होता है और कहाँ पर बल कम होता है। तो पृथ्वी के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर वो कम होता है। अब हम ये पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगे। उसके पृथ्वी की संरचना में क्या क्या होता है उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अपकेंद्र भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि उद्गम केंद्र, अपकेंद्र केंद्र क्या है, तो स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया गया था। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब अपन भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगों के बारे में भी अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याय है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंपीय यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेख्य वक्र दिखाता है। जहाँ लगेगा वहाँ अपन रुक जाएंगे, थोड़ा समझ लेंगे। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है। एक तो भूगर्भिक तरंग जो मतलब कि भूमंडल के नीचे होती है। एक धरातलीय तरंगें जो ऊपर की होती है, सरफेस वेव्स ही कहते हैं। भूगर्भीय तरंगें उद्गम केंद्र जो ऊर्जा से मुक्त होने के
दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगें कहा जाता है। भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन व आवर्तन होता है, जिन्हें तरंगों की दिशा बदलती है। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बस यही है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब ये भूकंपीय तरंगे के जो 2 प्रकार हैं उन्हें पढ़ेंगे। इन्हें पी तरंगे और एस तरंगे कहते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली होती है, इसे प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। धरातल पर सबसे पहुंचने वाली होती है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है, जैसे तरल, गैस, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों में होती है। ये ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पी तरंगे किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो तीनों से होती है, गैस, तरल एवं ठोस तीनों से। इस प्रकार एस तरंगे धरातल के पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, द्वितीयक तरंगे भी कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है, और ये एस तरंगे ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी तरंगे हैं जो केवल ठोस के माध्यम से चलती हैं, तो एस तरंगे हैं। एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि वैज्ञानिकों के भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन में तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौट जाती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आगे विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संरचित होने की प्रणाली विभिन्न होने होती है। जैसे ही संरचित होती है तो शैल कंपन करती है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की समांतर हो जाती है, गति पदार्थों पर दबाव डालती है। इसमें धरातल तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझाती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है पूछ सकता है, तो कौन सी है विनाशकारी धरातलीय तरंगे। उसके बाद हम पृथ्वी के इसमें मतलब कि भूकंप क्षेत्र, छाया क्षेत्र का उद्गम उनके बारे में यहाँ देखेंगे। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे कि सर्वथा विभिन्न पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है कि भूकंप लेके भूकंप अधिकेंद्र 105 के भीतर किसी भी दूरी एवं पी तथा एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेके अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों पहुँचने को ही दर्ज करते हैं, इस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र में 105 और 145 के बीच का क्षेत्र जहाँ कोई भूकंपित तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए छाया क्षेत्र 105 के पूरे क्षेत्र में एस तरंगें पहुँचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। इसमें बताया गया है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत, मतलब कि यहाँ ज़्यादा तरंगें पहुँचती हैं। तो ये आगे भूकंप के प्रकार में सामान्यतः विवर्तनीय भूकंप अधिक आते हैं। भूकंप पृष्ठतल के किनारे आते हैं। विशिष्ट वर्ग के विवर्तनीय भूकंप होते हैं जो अधिक सक्रिय ज्वालामुखी से होते हैं। एक नियांत भूकंप कहते हैं, जो नियांत भूकंप कभी कभी अत्यधिक खनन कार्यों से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, हल्के झटके महसूस होते हैं। उसी प्रकार एक विस्फोटक भूकंप ज़्यादा कंपन होता है, विस्फोट होते हैं, जो बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अर्थात आघात की तीव्रता के आधार पर किया था। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। तो अपन से पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल। मापनी के अनुसार 0 से 10 तक की होती है। आघात तीव्र गहनता को कहती है। इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली ने इसको दिया था, मर्केली ने इसके बारे में बताया था। ये अपन ने पढ़ लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब कुछ प्रकार के ज्वालामुखी हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा और बढ़ लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार बताए गए हैं। ज्वालामुखी के 2 प्रकार मुख्य रूप से सील्ड और मिश्रित। वैशाल प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी का सबसे है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ज्वालामुखी वैशाल्ट से निर्मित होती है। वैशाल्ट चट्टान होती है ना, आगे उनमें मतलब उदाहरण है वैशाल्ट का, उससे है। तो लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी का निकास पानी के भीतर चला जाता है ज्वालामुखी विस्फोटक भी बन जाते हैं। विस्फोटक होना इनकी विशेषता है। लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, निकास पर शंकु बनता है, इसे सिंडर शंकु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मिश्रित में यही है कि
ठंडे और गाढ़े लावा का उद्गार होता है तो भीषण विस्फोटक हो जाता है। उससे मिश्रित ज्वालामुखी सभी चीज़ जो अंदर चल जाती है पृथ्वी के, तो एकदम से जब बाहर निकलती हैं तो उसे मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को बिना, अभी तो इस पे टिक हो रहा है, लेकिन आप बिना देखे इन क्वेश्चनों को देने की कोशिश करें आंसरों को, तो पता चलेगा कि आपने ये चैप्टर कितने ध्यान से पढ़ा है, कितने नहीं पढ़ा है। कुछ लोग ही पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, वीडियो को देख के छोड़ देते होंगे, लेकिन ये बाद में काम आने वाली वीडियो है। निम्नलिखित कौन से भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी इसमें प्रत्यक्ष साधन है कि दिखाई देता है, तो ज्वालामुखी प्रत्यक्ष। दक्कन ट्रिपन की शैल समूह किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें साफ साफ दे रखा है प्रवाह। निम्नलिखित कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल जो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर अपना भूपटल और ऊपरी मंडल है। निम्नलिखित में से भूकंप तरंगे चट्टान में संकुचन में फैलाव लाती हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था संकुचन और फैलाव लाती है पी तरंगे। तो इस तरह चैप्टर 3 में से अपने जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे अपन ने वो कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।